प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी विज्ञान। इसके अंतर्गत जो अपना तीसरा अध्याय है धातु एवं अधातु के बारे में। इसमें धातुओं की जो अभिक्रियाएं थी, जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अगला आता है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है तो ये क्या देते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस का ये निर्माण करते हैं। धातु प्लस तनु अम्ल अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का यहाँ निर्माण होता है। लेकिन जो सभी धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है और इनकी जो अभिक्रिया करने की जो दर है वो भी परिवर्तित होती जाती है। इसके लिए अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रखनलियों में मैग्नीशियम, फेरस, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर का विलयन ले लेते हैं अपन और इसमें क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं, तो जिस प्रखनली में मैग्नीशियम डाला गया है उस प्रखनली का तापमान क्या हो जाता है, थोड़ा अधिक हो जाता है और बुलबुले निकलते हैं। बाकी जो प्रखनलियां हैं इनमें ये क्रियाएं नहीं हो पाती है, धीमी गति से होती है। जैसे कॉपर है तो कॉपर के साथ ये अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो कई धातुएं हैं, इनकी जो क्रियाशीलता है उसके अनुसार ये अभिक्रियाएं करती है। तो क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है यह अभिक्रियाशील धातु होने के कारण यह अभिक्रिया तेजी से कर लेती है। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनको यहाँ अभिक्रिया नहीं करवाते हैं। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। अब इसका कारण क्या है कि जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल क्या है, प्रबल आक्सीकारक। प्रबल आक्सीकारक होने के कारण ये किसका निर्माण कर लेते हैं, जल का निर्माण कर लेते हैं, जल का निर्माण। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है H2 हाइड्रोजन गैस बनती है, इसका क्या करते हैं, ये ऑक्सीकरण करके और जल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकरण करके हाइड्रोजन गैस का और जल का निर्माण कर लेती है जो HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीकरित हो जाती है और जो नाइट्रोजन होती है, यहाँ नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड बना लेती है, संगत ऑक्साइडों का निर्माण कर लेती है, संगत ऑक्साइड। संगत ऑक्साइड N2O
NO और NO2 NO2 का निर्माण कर लेती है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम के साथ जो अभिक्रिया होती है, मैग्नीशियम के साथ जो अभिक्रिया होती है, ये क्या है कि तेजी से होती है, और यहाँ अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण भी होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया क्या हो गई? ऊष्माक्षेपी। अभिक्रिया क्या हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से इनकी अभिक्रियाशीलताओं का जो क्रम है, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो होगा Mg, Al, Zn और Fe। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम ये होगा। सबसे अभिक्रियाशील कौन सी है? Mg, इससे कम है एल्यूमिनियम और जिंक और फेरस। तो अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है धातुओं की। अगला आता अपना एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इनकी जो मात्रा है 3:1 में 3:1 ली जाती है, और इनका जो विलयन बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया। इनका क्या बनाया जाता है? विलयन। जो इनका विलयन होता है वो क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया कहलाता है। और ये होता है एक प्रबल अभिकर्मक, प्रबल अभिकर्मक होता है। प्रबल अभिकर्मक होता है, और ये सोने और प्लेटिनम धातु को भी गलाने की क्षमता रखता है, धातु को भी गलाने की क्षमता रखता है, गलाने की क्षमता रखता है। तो जो एक्वा रेजिया होता है वो सोने और जो प्लेटिनम जैसी धातुएं हैं उनको गलाने की क्षमता ये रखता है। ये दोनों विलयन होते हैं, अलग अलग ये कार्य नहीं करते, लेकिन इनको दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो ये प्रबल अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं, और जो सोने और प्लेटिनम जैसी जो धातुएं हैं उनको भी ये गलाने की क्षमता रखता है। इसको रॉयल जल भी कहा जाता है लैटिन भाषा में, रॉयल जल भी कहा जाता है इसको लैटिन भाषा में। आगे देखते हैं अपन धातुओं की, जो धातु लवणों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। अगला आता है धातु लवणों के विलयन की, धातुओं के साथ जो अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील जो धातु होती है, अधिक क्रियाशील जो धातु होती है, अधिक क्रियाशील जो धातु होती है कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। कम क्रियाशील जो धातु होती है, कम क्रियाशील धातु को
विस्थापित कर देती है। किस तरीके से विस्थापित करती है अपन एक इस क्रियाकलाप के द्वारा समझ लेते हैं। दो परख नली लेते हैं, ए और बी। ए परख नली में तो किसका विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और इसमें एक लोहे की कील को लटका देते हैं धागे की सहायता से और ऊपर यहाँ कोरक से इसको बंद कर देते हैं। दूसरी जो परख नली है उसमें तांबे का तार लेते हैं, जो तांबे का तार है उसको लेते हैं और उसको भी कॉपर की सहायता से इसमें बंद कर देते हैं और इसमें लेते हैं आयरन सल्फेट का विलयन। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर लोहा होता है वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील है। लोहा क्या है यहाँ पर, अधिक क्रियाशील है। तो इस कारण ये इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखिए रिएक्शन क्या होती है, Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन होती है। तो जो फेरस होता है इस कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाता है, यहाँ पर अलग हो जाता है, विस्थापित कर लेता है और जो फेरस है वो फेरस सल्फेट का यहाँ निर्माण कर लेता है। इसमें देखिए अपन, तो इसमें क्या है कि जो आयरन सल्फेट है और तांबा कॉपर होता है, तो यहाँ क्या होता है कि जो आयरन है इस जो कॉपर है इस कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर इसको विस्थापित कर देता है कॉपर को और यहाँ भी किसको विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इससे अपन को यह स्पष्ट होता है कि जो धातु होती है वो धातु लवणों के साथ क्रिया होती है। तो क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील जो धातु होती है कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है लवणों के विलयन में। लवणों के विलयन में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो इसके विस्थापित करने का जो क्रम होता है इसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में लिखना क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। इसके अंतर्गत जो अधिक क्रियाशील जो धातु हैं उसमें पोटेशियम, प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, के, कैलियम है, सोडियम, इसको कहते हैं नेट्रियम लैटिन भाषा में, कैल्शियम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इनकी अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो घटता जाएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसके बाद में आता है फेरस, आयरन, पीबी सीसा या लेड, पिंच ब्लेड, हाइड्रोजन, कॉपर या तांबा,
Hg मरकरी, पारद भी कहते हैं इसको, Ag सिल्वर, सोना, तो इनकी क्या है, ये अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है घटते हुए क्रम में, तो ये तो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे वाली है कम अभिक्रियाशील, यह है अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। तो ये थी सक्रियता श्रेणी, और इसमें जो धातुएं हैं उनको अवरोही क्रम में लिखा जाता है, इनकी सक्रियता को इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।